नमस्कार दोस्तों, वेल्थ मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाला बच्चा जिसका सपना सिर्फ एक बेहतर जिंदगी जीने का था, एक दिन दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से एक रोल्स रॉयस बना सकता है? हाँ, वह बच्चा हेनरी रॉयस था, जिसकी जिंदगी के पहले साल बहुत ही मुश्किलों से भरे थे। 9 साल की उम्र में जब उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके थे, तब उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं कभी अपनी जिंदगी को बदल पाऊंगा? अब कोई नहीं जानता था कि वह लड़का, जिसका जीवन संघर्षों से भरा था, कभी दुनिया को रॉयल कार से घुमाएगा और उसे हवाओं में उड़ने के लिए एक जहाज का इंजन भी देगा। 1872 में जब उसके पिता का निधन हुआ, तो उसकी मां को मेड का काम करना पड़ा और हेनरी ने न्यूज़पेपर डिलीवरी करना शुरू किया। उसकी जिंदगी उस समय काफी कठिन हो गई थी, लेकिन अंदर से उसे हमेशा यह एहसास था कि एक दिन कुछ बड़ा करने के लिए वह जन्मा है। लेकिन फिर एक दिन उसकी किस्मत ने पलटी मारी। 14 साल की उम्र में एक चमत्कार हुआ, जब उसकी आंटी ने उसमें छिपी हुई प्रतिभा देखी। आंटी ने उसे ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में भेजा और 20 पाउंड पर एनुअल पर एक अप्रेंटिस का काम दिलवाया। इस एक कदम ने उसकी जिंदगी बदल दी। हेनरी ने वहां 3 साल तक दिन रात एक कर दिए। किताबों में जो भी पढ़ा, उसे फैक्ट्री में जाकर खुद पर लागू किया। वह सिर्फ कारपेंट्री और मैथ्स नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स तक में महारत हासिल करने लगा। यही वो वक्त था जब उसे यह एहसास हुआ कि अगर मेहनत की जाए तो किसी भी काम में सफलता मिल सकती है। और फिर जब 3 साल बाद पैसों की तंगी आई, तो उसने रेलवे छोड़ दिया। लेकिन अब वह एक कुशल और योग्य मैकेनिक बन चुका था, जो अपनी मंजिल से एक कदम और पास था। रेलवे से निकलकर उन्होंने मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी ज्वाइन कर ली। 21 साल की एज आते तक वो कंपनी में एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास बहुत सारी और कंपनीज में जॉब लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड्स की सेविंग्स यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से FH रॉयस एंड कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेम को पार्टनर भी बना लिया। शुरुआत में कंपनी चलाने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला, उन्होंने किया। जैसे जैसे उनकी कंपनी का विस्तार हुआ, उनकी मेहनत रंग लाई। इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल्स का निर्माण करके उन्होंने अपनी किस्मत को बदल दिया। 1900 तक उनकी कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स को पार कर चुकी थी। रॉयस को एक शानदार फैमिली भी मिली और उनके सपनों के बड़े फैक्ट्री बिल्डिंग का प्लान भी था। लेकिन फिर कहानी ने मोड़ लिया। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनियों ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कदम रखा। कंपटीशन अचानक से बढ़ गया और प्राइसेस गिरने लगे। रॉयस का बिजनेस ध्वस्त होने लगा। उन्होंने जितनी मेहनत से अपनी कंपनी खड़ी की थी, अब उसी मेहनत से बिजनेस का गिरना उनके लिए बहुत कठिन था। उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। ये एक ऐसा वक्त था जब रॉयस को महसूस हुआ कि उनका संघर्ष किसी ख्वाब जैसा था। लेकिन फिर डॉक्टर ने उन्हें एक साधारण लेकिन अहम सलाह दी। फ्रेश एयर में रहिए और अपनी बॉडी के लिए आराम भी जरूरी है। साथ ही उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई, ताकि वह बिना किसी शारीरिक दबाव के सफर कर सकें। रॉयस ने अपनी जिंदगी में एक पल लिया, एक वेकेशन खुद को ठीक करने के लिए। और यह वही पल था जिसने उनके भीतर के विजन को और भी स्पष्ट कर दिया। रॉयस ने खुद को फिर से तैयार किया और फिर कदम रखा अपनी यात्रा के अगले मोड़ पर, अपनी खुद की कार खरीदने का। रॉयस ने एक डेकोविल नामक फ्रेंच मेड कार खरीदी। पहली नजर में यह कार आकर्षक थी, लेकिन जैसे जैसे रॉयस ने इसे चलाया, उन्होंने इसकी खामियां देखी। यह कार लगातार आवाज करती थी, ब्रेक्स प्रभावी नहीं थे और ओवरहीटिंग जैसी समस्याएं हर वक्त बनी रहती थी। लेकिन रॉयस के लिए यह खामियां कोई छोटी बात नहीं थी। वह थे एक परफेक्शनिस्ट। किसी भी बिलो स्टैंडर्ड चीज से संतुष्ट होना उनके लिए असंभव था। यही कारण था कि उन्होंने डेकोविल में माइनर मॉडिफिकेशन करने का निर्णय लिया। और फिर उन्होंने यह महसूस किया कि वह सिर्फ थोड़ा बदलाव नहीं, बल्कि इस कार को पूरी तरह से रीडिजाइन कर सकते हैं। रॉयस ने अपनी कार को रीडिजाइन किया और इसे एक नई दिशा दी। यह अब उस पुरानी डेकोविल से कहीं ज्यादा बेहतर थी। यह अब कहीं ज्यादा हल्की, मजबूत और भरोसेमंद थी। यह सफलता रॉयस के भीतर एक नई उम्मीद और विश्वास पैदा करती है। क्या वह अपनी खुद की कारों का निर्माण कर सकते हैं? और क्या वह इस बिजनेस में कदम रख सकते हैं?
रॉयस ने एक छोटी सी टीम बनाई और उन्होंने अपनी नई कार के डिजाइन पर काम करना शुरू किया। टीम के साथ मिलकर उन्होंने हर पार्ट की ड्राइंग तैयार की और फिर उन्हें कास्टिंग के लिए भेज दिया। अब यह कार आकार लेने लगी और उसमें हर एक डिटेल, हर एक पहलू पर ध्यान दिया गया था। और फिर आया वह दिन जब 1 अप्रैल 1904 को रॉयस ने अपनी नई कार का रोड टेस्ट किया। और क्या हुआ? उस पहली टेस्ट ड्राइव में कार ने करीब 50 किलोमीटर का रास्ता तय किया बिना किसी भी समस्या के। यह रॉयस की मेहनत और विजन का परिणाम था। रॉयस ने 2 और कार्स बनाई, सेम मॉडल की, और इन्हें टेस्ट करके और भी इंप्रूव किया। उन्होंने न केवल एक कार बनाई बल्कि एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई दुनिया बनाई। लेकिन वह अकेले ही अपनी कारों को पूरी दुनिया में नहीं फैला सकते थे। तभी कहानी में एक और हीरो एंट्री करता है, चार्ल्स रोल्स। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट और सुपीरियर क्वालिटी कार्स के बिजनेस में माहिर थे। वह एक एग्जीबिशन में रॉयस की कार्स को देखते हैं और इनसे इतना प्रभावित होते हैं कि वो रॉयस से मिलते हैं। रोल्स ने रॉयस से कहा, आपने दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर को ढूंढ लिया है। फिर 3 महीने के भीतर चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू किया और रोल्स रॉयस नाम से अपनी कंपनी का ऐलान किया। 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया और इसे आगे बढ़ाने के लिए रोल्स ने इसे रेसिंग में भी उतारा। उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रेसिंग टूर्नामेंट्स में भाग लिया और अपनी कारों से कई रिकॉर्ड भी बनाए। लेकिन रोल्स रॉयस की सबसे बेहतरीन कार का आना अभी बाकी था। 1906 के अंत में रॉयस ने सिल्वर घोस्ट लॉन्च किया, एक ऐसी कार जो बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, जैसे घोस्ट। सिल्वर घोस्ट को टेस्ट करने के लिए रोल्स ने एक 24,000 किलोमीटर का एंडोरेंस टेस्ट प्लान किया। यह कार बिना किसी समस्या के 24,000 किलोमीटर का सफर तय कर गई और साबित किया कि यह कार वाकई में दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है। इसके बाद सिल्वर घोस्ट की पॉपुलैरिटी ने उसे रॉयल फैमिलीज और बड़े उद्योगपतियों का पसंदीदा बना दिया। यह कार वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कार बन गई और रोल्स रॉयस एक बेहतरीन कंपनी के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। चार्ल्स रोल्स, जो खुद एविएशन के भी शौकीन थे, 1910 में एक विमान हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। यह एक बहुत ही दुखद मोड़ था। इसके बाद रॉयस की हालत भी बिगड़ने लगी और डॉक्टर्स ने उन्हें सिर्फ 3 महीने जीने की संभावना जताई। लेकिन रॉयस ने हार नहीं मानी। वह बिस्तर पर होते हुए भी सिल्वर घोस्ट के डिजाइन को सुधारते रहे और फिर एक चमत्कार हुआ। रॉयस ने अपनी पूरी तरह से रिकवरी की। ठीक होने के बाद रॉयस ने इसे और भी बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए। ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाया गया, सस्पेंशन को बेहतर किया गया और चेसिस को और ज्यादा मजबूत किया गया। ये सभी सुधार सिल्वर घोस्ट को और भी विश्वसनीय और शानदार बना रहे थे। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार के बोनट पर पर्सनलाइज्ड मैस्कॉट्स लगाने का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी को यह चिंता थी कि कहीं ऐसे मैस्कॉट्स का गलत डिजाइन न करवा लें जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़े। फिर रोल्स रॉयस ने जो मैस्कॉट डिजाइन किया वह आज भी इतिहास का हिस्सा बन चुका है। यह मैस्कॉट था स्पिरिट ऑफ एक्सेसी, जिसे ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल एलेनोर थॉर्टन के रूप में डिजाइन किया गया था। यह स्कल्पचर एक महिला को आगे की ओर झुके हुए दिखाता है। उनके हाथ पीछे की ओर फैले हुए हैं और जैसे तेज हवा उन्हें महसूस हो रही हो। यह मैस्कॉट न केवल ग्रेस, स्वतंत्रता और स्पीड का प्रतीक है, बल्कि स्पिरिट ऑफ एक्सेसी का मतलब भी है ओवरवेलमिंग, एक ऐसी भावना जो कार की गति और शक्ति को दर्शाता है। इन सुधारों के बाद रोल्स रॉयस की बिक्री और मुनाफा तेजी से बढ़ने लगे। 1913 तक कंपनी का मुनाफा 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था। और यही नहीं, कंपनी के लिए नए अवसर भी आ रहे थे। रोल्स रॉयस अब सिर्फ एक कार कंपनी नहीं रही थी, बल्कि एक सेंटर ऑफ लक्सरी बन चुकी थी, जो हर किसी की चाहत बन गई थी। उनकी कारें एक प्रतीक बन चुकी थीं और हर व्यक्ति जो इसे चलाता वह महसूस करता था कि वह कुछ खास का हिस्सा है। रोल्स रॉयस ने अपनी कारों को कभी भी सिर्फ एक साधन नहीं माना, बल्कि एक कलाकृति माना। और यही कारण है कि आज भी जब कोई रोल्स रॉयस के बारे में सोचता है तो वह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि परफेक्शन और शाही वैभव का प्रतीक देखता है। अब रॉयस ने और ब्रांचेस खोलने और कंपनी को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने के भी प्लान्स थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी।
वॉर के कारण कारों की सेल्स गिरने लगी और कंपनी को अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ा। लेकिन यहां पर सर हेनरी रॉयस ने अपनी दूरदृष्टि दिखाई। उन्होंने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की और यह समझा कि युद्ध के दौरान रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की जरूरत है। तो रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार बना दी। यह कार युद्ध के लिए बेहद प्रभावी साबित हुई और कई सोल्जर्स की जिंदगी बचाने में मदद की। इतना ही नहीं, रोल्स रॉयस ने विमान इंजन निर्माण में भी कदम रखा। युद्ध के दौरान ब्रिटिश एयरफोर्स को परफॉर्मेंस में बेहतरीन, हल्के और इफिशिएंट इंजन की आवश्यकता थी। इस अवसर को देखते हुए रोल्स रॉयस ने ईगल इंजन तैयार किया, जो मुकाबले में सबसे बेहतरीन था। इसके बाद कंपनी ने कई और एयरक्राफ्ट इंजन बनाए और ब्रिटेन को युद्ध में एक महत्वपूर्ण एरियल एडवांटेज दिलाया। और यह केवल शुरुआत थी। 1918 के बाद रोल्स रॉयस ने कारों और विमान इंजन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। 1925 तक रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए नई और बेहतरीन कार की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस करते हुए न्यू फैंटम लॉन्च की, जो एक बड़ी सफलता साबित हुई। इसके बाद 1941 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को खरीद लिया, जो बैंकरप्ट होने वाली थी। इसके बाद उन्होंने एक और आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर को डिजाइन किया। लेकिन 22 अप्रैल 1933 को सर हेनरी रॉयस का निधन हो गया। उनकी मौत के बावजूद रोल्स रॉयस ने कई ऐतिहासिक कारें लॉन्च की। फैंटम 3, सिल्वर शैडो और घोस्ट जैसी शानदार कारों के साथ कंपनी ने एक नया युग देखा। हालांकि 1960 में कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, जिसके बाद रोल्स रॉयस के एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग कर दिया गया। फिर भी आज रोल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कारों के कारण BMW का हिस्सा बन चुकी है और लग्जरी का सबसे बड़ा सिंबल बनी हुई है। आज एक रोल्स रॉयस को ऑन करना सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक मास्टरपीस को ऑन करने जैसा है, जो परफेक्शन और रॉयल्टी का प्रतीक है। ऐसी ही और रोचक और सक्सेस स्टोरी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।